तो बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 11। ऐसे इस चैप्टर में 7 चैप्टर इसके अंतर्गत पढ़ना था, तो उस हिसाब से चौथा चैप्टर। जो लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के एक अलग चैप्टर मान रहे हैं जेईई मेंस और नीट की तैयारी के हिसाब से, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का तीसरा चैप्टर हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली बैंड फोर्स वाला पहला, विस्कोसिटी वाला दूसरा, और ये तीसरा आज से स्टार्ट हो जाएगा फ्लूइड फ्लो वाला, ये तीसरा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से तीसरा चैप्टर है। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से चौथा चैप्टर है। ट्यूशन के हिसाब से भी चौथा चैप्टर है। लेक्चर 11 बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के हिसाब से नेक्स्ट वी विल स्टडी फ्लूइड फ्लो। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये सॉलिड का चैप्टर नहीं है, नाम से ही पता चल गया ये। तो फ्लूइड फ्लो तो सीधा सीधी नाम से ही पता चला फ्लूइड का चैप्टर है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें पढ़ना है पहले हम लोग बातचीत, पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो नाम से ही पता चला फ्लूइड जो है वो क्या कर रहा है, वो फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। अब हाइड्रोडायनामिक्स है, मतलब फ्लूइड का अब डायनामिक्स पढ़ रहे हो। फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा था पिछले दोनों चैप्टर में, पिछले दोनों चैप्टर में फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा था, डेंसिटी वाले में फ्लो नहीं कर रहा था, विस्कोसिटी वाले में फ्लूइड नहीं करता, ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे हो रहा था, है ना। अब जो है वो फ्लूइड फ्लो करेगा। समझ में आ रहा बात। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये लास्ट चैप्टर है। फ्लूइड मैकेनिक्स में इसके बाद चैप्टर नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स में पहला दो जो है वो फ्लूइड रुका हुआ था, इसमें फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा, नाम से ही पता चला फ्लूइड फ्लो। तो जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो इसमें सबसे पहले हमें ये टॉपिक जानना है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन। स्ट्रीमलाइन मोशन, इसको ध्यान से देखना क्या है। तो ये फ्लूइड है, मेरे डायग्राम में एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड का अलग अलग लेयर्स क्या करता है, अलग अलग लेयर्स जो है वो फ्लो करता है ना। अगर अलग अलग लेयर्स आपस में इंटरसेक्ट ना करे, फ्लूइड फ्लो करेगा तो फ्लूइड विल फ्लो इन लेयर्स। और फ्लूइड का अगर अलग अलग लेयर्स एक दूसरे के ऊपर उतार चढ़ाव ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, तो वैसे फ्लूइड फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन मोशन कहते हैं। समझ में आ रही बात है ना। ये फ्लूइड फ्लो अगर है तो ये एक लेयर है, अगर ये एक्स वाई अगर एक लेयर है, मान लो ये पानी का एक लेयर है, ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ये एक लेयर जा रहा है, इस लेयर पर 3 पॉइंट है, ए बी सी। इस पॉइंट पर जब पार्टिकल मतलब पानी जो फ्लो कर रहा है, ए पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ नाम मान लेते हैं v1। ठीक है, तो जब एक लिक्विड यहां से आ रहा है तो ए पॉइंट पर है तो v1, उसके पीछे वाला जो लिक्विड आ रहा है उसका भी ए पॉइंट पर v1 ही होना चाहिए। उसके पीछे से जो लिक्विड आ रहा है उसका भी ए पॉइंट पर v1, उसके पीछे से जो लिक्विड आ रहा है उसका भी ए पॉइंट पर वेलोसिटी v1 ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है। जैसे बी पॉइंट पर मान लो इस पॉइंट पर पानी पहुंचा तो इसका स्पीड v2 है पानी का, तो उसके पीछे वाला जो लेयर मतलब पीछे से जो पानी आ रहा है उसका भी बी पॉइंट पर स्पीड v2 होना चाहिए। उसके पीछे से जो आ रहा है उसका भी बी पॉइंट पर स्पीड v2 होना चाहिए। उसके पीछे से भी जो आ रहा है v2 होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल एक ही तरह का फ्लो अगर फ्लूइड का हो, आपस में लेयर्स इंटरसेक्ट ना करे, लेयर्स के अलग अलग पॉइंट पर पार्टिकल ऑफ वाटर या फिर फ्लूइड का वेलोसिटी अगर सेम हो, तो ऐसे फ्लूइड फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन मोशन कहते हैं। याद रहेगा, कोई दिक्कत? बनाओ डायग्राम। ये समझे थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन मोशन, है ना। अगर स्ट्रीमलाइन मोशन नहीं होगा तो क्या होगा, सारा लेयर्स आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ए पॉइंट पर v अलग, v2 अलग, v3 अलग, अलग अलग इस तरह से जिगजैग मोशन में फ्लूइड चला जाएगा। अब बात है सिलेबस की। आपको जो फ्लूइड फ्लो का सिलेबस पढ़ना है वो सिर्फ स्ट्रीमलाइन मोशन में पढ़ना है। स्ट्रीमलाइन में ही फ्लूइड फ्लो करेगा, तो उसी का फॉर्मूला, डिराइव, ग्राफ, मेंस, एडवांस, नीट स्कूल का क्वेश्चन तुमसे बनेगा। अदरवाइज फ्लूइड फ्लो अगर स्ट्रीमलाइन नहीं है तो उसका क्वेश्चन बनाने का, ग्राफ बनाने का, कॉन्सेप्ट समझाने का लेवल 11th क्लास के फिजिक्स में नहीं है। आपका पूरा चैप्टर फ्लूइड फ्लो का स्ट्रीमलाइन मोशन पर है। ये याद रहेगा बढ़िया से, इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए शुरुआत में ही इस वर्ड से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन लिख लिया जाए। क्या है डेफिनेशन? व्हेन द फ्लो ऑफ फ्लूइड when the flow of fluid is such that the velocity v of every particle of the fluid at any point is constant, अभी जो समझाया, then the flow is said to be steady और स्ट्रीमलाइन फ्लो। फ्लूइड फ्लो जो चैप्टर आपको 11th फिजिक्स में पढ़ना है वो केवल आपको स्ट्रीमलाइन मोशन में ही पढ़ना है। स्ट्रीमलाइन मोशन अगर नहीं हुआ तो उसका फ्लूइड फ्लो आपसे कैलकुलेट 11th क्लास में नहीं हो पाएगा। ठीक है,
लिख लिए क्या? तो फ्लूइड फ्लो जो है वो दो ही तरह का होता है, बात नहीं करने मुन्नो। तो फ्लूइड फ्लो जो है वो एक्चुअली में दो तरह का होगा, एक को हम लोग लैमिनर कहते हैं और एक को हम लोग टर्ब्यूलेंट कहते हैं, टर्ब्यूलेंट। ठीक है, ये लैमिनर फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही बोला जाता है। ठीक है, और टर्बुलेंट फ्लो अभी आप लोग बताए थे, जो स्ट्रीमलाइन ना हो, जिगजैग मोशन में हो, सारे लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करने लगे, फिर हर पॉइंट पर स्पीड अलग अलग हो, जिगजैग मोशन में हो, इधर उधर फ्लूइड का फ्लो हो जा रहा है, तो वैसे फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और स्ट्रीमलाइन हो और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर इंटरसेक्ट ना करे, यूनिफॉर्म स्पीड टाइप से सारे पार्टिकल्स मूव करें, तो वैसे फ्लो को हम लोग लैमिनर फ्लो कहते हैं। और फ्लूइड फ्लो जो क्लास 11 में हम लोगों को पढ़ना है वो आपको लैमिनर फ्लो में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा डिसाइड कौन करेगा कि वो फ्लूइड फ्लो लैमिनर है या नॉन लैमिनर, है ना? तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर मेंशन किया हुआ रहता है कि फ्लूइड फ्लो जो है वो लैमिनर है या स्ट्रीमलाइन है, ये कहीं ना कहीं जो है वो मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, बाकी इसको नापने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बताता है कि फ्लूइड का फ्लो जो है वो लैमिनर होगा या टर्बुलेंट, उसको हम लोग कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। लगाओ टॉपिक इसी में, ऐसे लिखते जैसे मैं लिख रहा हूँ, रेनॉल्ड्स नंबर एन से डिनोट करते हैं। ऑसबॉर्न रेनॉल्ड, वन ऑफ ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स ऑफ ऑल टाइम, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर वो क्राइटेरिया है जिससे कि हमें पता चलेगा कि एक फ्लूइड फ्लो जो है वो लैमिनर है या फिर टर्बुलेंट है ना। तो ऑसबॉर्न रेनॉल्ड ने बताया, और आप लोग भी अभी थोड़ा सुन के बताएंगे, थोड़ा सा लास्ट क्लास में बताया गया था कि अब ये चैप्टर थोड़ा सा लेयर वेयर के बीच का स्पीड का बात है, तो बहुत सारा चीज मैथमेटिकली डिराइव नहीं हो पाएगा, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मेरे तुम्हारे बीच में डिस्कशन करके निकलेगा। थोड़ा वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज, हर चीज का मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ लेयर के अंदर जाकर के मैथमेटिकल प्रूफिंग जो है वो नहीं हर चीज का संभव है ना। तो एक खास तरह का वेलोसिटी, कल परसों आप लोग बता रहे थे कि मैं टर्मिनल वेलोसिटी की जगह क्रिटिकल वेलोसिटी शायद कहीं पर लिखवा दिया विस्कस फ्लूइड फ्लो वाले में, और कोई नहीं, वहां टर्मिनल वेलोसिटी था, यहां पर वर्ड है क्रिटिकल वेलोसिटी, यहां पर है एक क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से जब तक फ्लूइड फ्लो करता रहेगा तो उसका मोशन स्ट्रीमलाइन होगा, जैसे ही उस मोशन से ऊपर चला गया क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो फ्लूइड फ्लो जो है वो इधर उधर होने लगेगा, जिगजैग जाने लगेगा। समझ में आ रहा बात? तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी से कम में अगर फ्लूइड फ्लो करते रहे तो उसका स्ट्रीम ही लाइन होने का चांसेस है। वो क्रिटिकल वेलोसिटी अटेन हो गया तो वो फ्लूइड फ्लो जो है वो इधर उधर जाने का चांसेस है, नॉन लैमिनर होने का चांसेस है। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऑसबॉर्न रेनॉल्ड दुनिया के महानतम इंजीनियर्स में से एक, इन्होंने बताया, अभी तुम लोग भी बताओगे, ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ऐसे अपने दिमाग से, वो तुमको क्या लगता है किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा फ्लूइड फ्लो के समय पर? अपना समझदारी से बताना है, अपने समझदारी से बताना है, अब जो तुमको ठीक लगे वो बताना है कि ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से अंदर रहोगे तो फ्लूइड फ्लो लैमिनर होगा, और उससे ऊपर जाने पर फ्लूइड फ्लो जिगजैग हो जाएगा, इधर उधर जाने लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा जाने लगेगा। तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तुम अपना दिमाग लगा करके खुद से बताओ। रेडियस के ऊपर। रेडियस किसका? रेडियस जिसमें से फ्लूइड फ्लो पास कर। ठीक है, चलो मान लिया, तो रेडियस के आगे अगर चलते हो तो डायमीटर पर पहुंचते हैं, है ना। तो डायमीटर पर सही में जहां से वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड फ्लो के डायमीटर के ऊपर ये जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगा। तो दिक्कत, अब डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि इनवर्सली, वो तो तुम बताए नहीं, तो सोच करके बताओ। क्रिटिकल वेलोसिटी डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे कि वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, बट डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली हो? बताओ, डायरेक्टली सोच के बताओ। इनवर्सली थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा, नहीं बता पाए तो जो बुक में है वही लिखेंगे, क्योंकि ऑसबॉर्न रेनॉल्ड बताया ऐसा होता है,
बट थोड़ा अगर डिस्कशन कर सकेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। अगर मोटा मोटा अगर जगह से अगर फ्लूइड फ्लो पास कर रहा है तो उसका क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब कम ज्यादा नहीं, आप लोग बात समझें, चलने वाला वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं कह रहे हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी वो है जिससे अंदर अगर चलो तो लैमिनर होगा, उससे ज्यादा होते ही फ्लूइड फ्लो इधर उधर होने लगेगा। तो तुमको क्या लगता है जितना बड़ा ट्यूब है उसमें से जो फ्लूइड फ्लो निकलेगा उसका स्ट्रीमलाइन होने का चांसेस ज्यादा है या फिर इधर उधर जिगजैग जाने का चांसेस है? जाने बोल रहे हो ना, जितना बड़ा तो वो इधर उधर कहीं भी फ्लो कर जाएगा। मतलब वो फट से क्या अटेन कर गया, वो मतलब जल्दी से क्रिटिकल वेलोसिटी अटेन कर गया, तभी तो तुम बोल रहे हो कि उसका मोशन जिगजैग होगा। ये समझ में आ रहा है? ये बच्चों को समझ में नहीं आता, ये समझने का ट्राई करो कि इस वेलोसिटी से चल रहा है, मैं उससे बात नहीं कर रहा। डायमीटर जितना ज्यादा होगा उतना ही जल्दी वो जो फ्लूइड है वो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो अटेन कर जाएगा, और जितना जल्दी क्रिटिकल वेलोसिटी अटेन किया उतना ही जल्दी वो जिगजैग मोशन में जा रहा है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप हो गया। जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ही जल्दी, मतलब कम से कम क्रिटिकल वेलोसिटी, उसके बाद फट से वो जो है वो जिगजैग मोशन में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा अगर नहीं समझ में तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बुक के हिसाब से, तो सीधा मेरे को लिखना है कि रेनॉल्ड क्या बताए क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद। बट थोड़ी सी अगर डिस्कशन करें तो ये जो है वो डायमीटर ऑफ ट्यूब के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से बताओ, वो भी कल परसों पढ़े थे। विस्कोसिटी किसका काम करता है? फ्रिक्शनल फोर्स का। तो जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रहेगा उतना ही ज्यादा क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगा। बात समझ में आ रहा है? क्रिटिकल वेलोसिटी किसको कह रहे हो? मतलब जब तक वो स्ट्रीमलाइन में ही रहेगा। तो अगर विस्कस फोर्स ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है, तो वो तो उसको धीरे धीरे फ्लो करवाएगा, और धीरे धीरे फ्लो करवाएगा तो उसका स्ट्रीमलाइन में ही होने का चांसेस है, उसका जिगजैग होने का चांस नहीं है। मतलब उसका क्रिटिकली लंबा लंबा चल रहा है, क्रिटिकल में ही चल रहा है, लेकिन इधर उधर नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है बात, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर अगर बातचीत करें तो ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब बात डेंसिटी के ऊपर है, तो डेंसिटी पर अगर तुम लोग सोच सको तो ठीक है, नहीं तो कुछ अपना दिमाग लगा करके बताओ। डेंस है, जो जितना ज्यादा डेंस रहेगा, जितना ज्यादा डेंस, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? जितना ज्यादा डेंस उसका क्रिटिकल वेलोसिटी उतना कम होगा, जितना ज्यादा डेंस उसका क्रिटिकल वेलोसिटी उतना कम रहेगा, ठीक है। जैसे डेंसिटी कम आओगे तो वो फट से क्रिटिकल वेलोसिटी को अटेंड करने लगेगा। समझ आ रहा है? ये जो है वो एक्चुअली में, और बाकी अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसा अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न रेनॉल्ड ही है। अगर तुमको नहीं भी आ रहा है तो भी बुक के हिसाब से ये रेनॉल्ड का स्टेटमेंट है, तो तुमको याद ही करना है। बट अगर थोड़ा डिस्कशन करके लिखेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। तो इन सब टॉपिक को जोड़ करके लिखा जाए। ऊपर तो यही आया, नीचे डी और वो आया, ये प्रोपोर्शनल हटेगा और यहां पर ये रेनॉल्ड नंबर आएगा। दिस इज एन ईटा बाई रो डी। यहां पर वीसी जो है इस क्रिटिकल वेलोसिटी, ये जो एन है वो रेनॉल्ड नंबर है, ये उस फ्लूइड का और विस्कोसिटी है, ये उस फ्लूइड का, और ये जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर तुम ये वेलोसिटी देख रहे हो लेयर का, उसका डायमीटर है। एन ईटा बाई रो डी, ये किसका फॉर्मूला है? ये जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ऐसा ऑसबॉर्न रेनॉल्ड का कहना है। और उसके बाद कॉन्सेप्ट है, लिखते भी रहो इसको लिखते भी रहो। और अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न रेनॉल्ड अगर ये रेनॉल्ड नंबर 0 से 2000 के बीच में आए, अगर ये रेनॉल्ड नंबर 0 से 2000 के बीच में आए, 0 से 2000 के बीच में, तभी उस फ्लूइड फ्लो को लैमिनर या फिर स्ट्रीमलाइन कंसीडर किया जाता है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 3000 के बीच में रहा, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से 3000 के बीच में रहा तो दोनों हो सकता है, मतलब फट से टर्बुलेंट गया, फिर हो सकता है वापस वो लैमिनर हो जाए। तो 2000 से 3000 कैन बी बोथ वाली बात है। बट 2000 से ज्यादा, मतलब अगर टू बी प्रिसाइज 3000 से ज्यादा अगर चला जाए
बट टेस्ट में जेईई मेंस नीट के एग्जाम में अगर कैन बी बोथ ऑप्शन नहीं रहा तो 2000 से ज्यादा वाले को भी क्या मानना होगा, 2000 से ज्यादा वाला भी जो है वो टर्बुलेंट। वो तो मेंस और नीट के क्वेश्चन में ऑप्शन दे करके करना पड़ेगा। 2000 से 3000 कैन बी बोथ हो सकता है, बट ऑप्शन में अगर कैन बी बोथ वाला नहीं तो 0 से 2000 के बीच तक लैमिनर और 2000 से ज्यादा जो है वो टर्बुलेंट। लेकिन एक ऑप्शन 2000 से 3000 और कैन बी बोथ वाली भी बात है तो 2000 से 3000 के बीच में दोनों हो सकता है। नहीं तो सिंपल साइंस है, 0 से 2000 के बीच में फ्लूइड फ्लो का रेनॉल्ड नंबर रहा तो उस फ्लूइड फ्लो लैमिनर मोशन में रहेगा, और 2000 से ऊपर गया तो फ्लूइड फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा। ऐसा रेनॉल्ड का स्टेटमेंट है, जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा लिए टॉपिक। प्रूफिंग तो करेंगे, पहले समझ लेते हैं, मतलब समझ के लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक आइडिया लगाते हैं, है ना। साइकिल वगैरह धोते हो घर पर, अगर धोते हो तो गाड़ी वगैरह, या फिर पानी बगीचा में पटाते होगे तो पाइप से निकलता है पानी, है ना। साइकिल धोते समय, चाहे गाड़ी वॉशिंग के समय भी देखे होगे या खुद बगीचा में भी कभी फील किए होगे, तो पाइप से निकल रहा है पानी, उसका पानी का फ्लो निकल रहा है। पानी का फ्लो को तेज करना है मान लो, तो क्या करते हैं, एरिया करते हो ना। देखो मैं तो पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊंगा, यही फिजिक्स है। ये तो टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ, अभी तो इसको पढ़ेंगे, प्रूफिंग करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, वो बात की बात है। अभी तुम बता रहे हो पाइप से पानी निकल रहा है, पाइप के पानी निकलने का अगर तुमको फ्लो को बढ़ाना है तो तुम खुद बता रहे हो कि उसके एरिया को थोड़ा कम कर देते हो, और एरिया को कम करने से उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोला जाता है। दिस इज इन फ्लूइड मैकेनिक्स में काम करेगा, सॉलिड बॉडी में ऐसा होता नहीं है। ये ही इक्वेशन, दिस टर्म जो अभी आप लोग बोल रहे हैं, एरिया कम करने से स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो बढ़ जाएगा, तुम खुद बोलो, मैं नहीं बोला, इसी को ही हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। समझ में आ रहा है? लिखेंगे, प्रूफिंग करेंगे, वो एक अलग बात है, पैर मत खिलाओ, ऑसिलेशन बॉय, इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, पहला चीज तो ये तुम लोग खुद बताए। दूसरा, ये पाइप वगैरह के फ्लो में ही ऐसा पॉसिबल है। पाइप का फ्लो कैसा होगा, अब अपना से ऐसे सोच करके, अभी पिछला 20 कितने मिनट का वीडियो हो गया, 17 मिनट। नहीं, सिलेंड्रिकल मेरे को शेप के बारे में मत बताओ, पाइप से फ्लो कैसे निकलता है, स्ट्रीम लाइन निकलता है ना, वो लैमिनर ही होने का चांस है। स्ट्रीम लाइन, उस पाइप के अंदर से जो पानी बह रहा है वो स्ट्रीम लाइन ही होने का चांस है। पाइप के अंदर का फ्लो टर्बुलेंट हो जाने का चांस ही नहीं बनता। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, फिजिक्स इज प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंटरमोलिकुलर, इंटर एटॉमिक फिजिक्स प्रैक्टिकल। कोई भी नया चीज पढ़ रहे हैं बट उसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फिजिक्स में कभी ना कभी आप सुने, देखे, फील जरूर किए हो रहते हैं। तो पाइप से जो पानी निकल रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रीमलाइन मोशन है। स्ट्रीमलाइन मोशन में रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू आप लोग पढ़े 0 से 2000 के बीच में होता है, बट वो सब छोड़ो। स्ट्रीमलाइन मोशन में एरिया को कम किए उस फ्लूइड का वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगा। इसी को ही हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है। एक चीज बस इसमें और, आज के बाद अब जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे तो पिछला चैप्टर में विस्कोसिटी पढ़े थे। विस्कस का काम क्या होता है? फ्रिक्शन, अपोज करना। अभी तुम पढ़े हो जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो उतना रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू नहीं, अभी आप लोग पढ़े ईटा ज्यादा तो एन ज्यादा होगा। जस्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगा, ये अभी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, बट एक्चुअल कंसेप्ट देखो, अभी तुम पढ़ने क्या वाले हो इस चैप्टर में, फ्लूइड का फ्लो। फ्लूइड का फ्लो कैसा आना चाहिए? स्ट्रीमलाइन, लैमिनर। लैमिनर में सारा फ्लो जो है वो एक जैसा बहना चाहिए। अगर तुम बहुत ज्यादा अपना दिमाग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का लगाओगे स्ट्रीमलाइन मोशन में तो फिर क्या होगा? फिर फ्लूइड फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होने लगेगा। लेयर लेयर, यही ना पढ़े थे विस्कस फोर्स में, लेयर लेयर विस्कस फोर्स लगा करके एक दूसरे का मोशन को डिस्ट्रॉय करता है। वो यहाँ कहां पढ़ रहे हो? यहाँ पर हाइड्रोडायनामिक्स से फ्लूइड को फ्लो करवाना है। क्या समझे? पूरा आज के बाद अब ये जो चैप्टर पढ़ेंगे, एक तो आप लोग ये याद कर लिए कि स्ट्रीमलाइन मोशन में पढ़ेंगे, इतना तो याद हो गया सबको। दूसरा नंबर, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स का कॉन्सेप्ट को फ्लूइड फ्लो के चैप्टर में से अलग रखने का ट्राई करना है। विस्कोसिटी को घुसाना नहीं है फ्लूइड फ्लो के चैप्टर में, फिर लेनी के देनी पड़ जाएगा, फिर क्वेश्चन उधर उधर हो जाएगा। सिलेबस ही ऐसा बनाएगा। विस्कस फोर्स को तुम बायोन्सी के साथ जोड़ दो, पिछला चैप्टर का लास्ट का क्वेश्चन देखे थे। विस्कोसिटी को बायोन्सी के साथ रखो। फ्लूइड फ्लो वाले चैप्टर में टर्बुलेंट फ्लो से बचो, रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 3000 उस रेंज में जाने से बचो,
और विस्कोसिटी को इग्नोर करो। फ्लूइड फ्लो का 100% प्रूफिंग मेंस एडवांस नीट ग्राफ बनाने के लिए आप फ्लूइड फ्लो को स्ट्रीमलाइन रखने वाले हैं और नॉन विस्कस फ्लूइड के बारे में बात करने वाले हैं। अभी खुद आप पढ़े कि विस्कस होगा तभी उसका स्ट्रीमलाइन मोशन में आने का चांसेस ज्यादा होगा, अभी थोड़ी देर पहले बात हुआ है। बट क्वेश्चन ग्राफ न्यूमेरिकल मेंस एडवांस एचसी वर्मा एनसीईआरटी बनाने के लिए फ्लूइड फ्लो का चैप्टर को स्ट्रीमलाइन लैमिनर रखना और नॉन विस्कस रखना। विस्कोसिटी को इस चैप्टर में फ्लूइड फ्लो में तुमको मिलाने का जरूरत नहीं है, फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी शुरू करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए एक पाइप बनाना है ऐसा, ये पाइप है, नीचे पाइप ही था उसमें हंस क्या टेलीस्कोप बोला नहीं सेम में तो सेम प्रूफिंग हो जाएगा ना। अभी आप लोग जो बोले एरिया कम करने पर स्पीड ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए आपको अलग अलग बना के दिखाया जाता है। ऐसे तो पाइप का मुंह सेम ही होगा, है? बनाओ डायग्राम बनाओ। अरे कितना बात करोगे, दिन मर जाओगे फिर डॉक्टर क्या बोलोगे? कौन है आंसू? बाहर करो उसको, आंसू बाहर जाओ। अरे वाह वेरी गुड, ये लड़की कुछ काम करती है। क्या क्या मोड? हाँ तो स्ट्रीमलाइन करो। हाँ ये पतला में भी दो अलग अलग एरिया वाला, क्योंकि अभी जो प्रूफ करने वाले एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, उसके लिए तो दो फेस का मुंह अलग अलग रखना पड़ेगा। अब ये मुंह अलग रखने का मतलब ऐसा नहीं कि इतना मोटा रखिए कि वो टर्बुलेंट फ्लो में चला जाए, वो चीज नहीं कर रहे, वो अभी लिखेंगे भी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जहां पर भी तुम इस्तेमाल करने वाले हो आज के बाद फिजिक्स में, वहां पर ये मेक श्योर कर लेना कि फ्लूइड जो है वो दिखेगा, फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस रखना और स्ट्रीमलाइन मोशन में रखना, तभी जाकर के ये सब कॉन्सेप्ट जो अभी पढ़ रहे हो उसका यूज करेंगे, अदरवाइज फिर यूज नहीं हो पाएगा। तो ये फ्लूइड जिसमें भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अभी करने वाले हो वो नॉन विस्कस और स्ट्रीमलाइन मोशन में रखना। ठीक है, पॉइंट का नाम ए और पॉइंट का नाम बी। देखो बेटा तुम रोजा रखती हो इसीलिए तुमको बाहर नहीं किया गया, तभी बाहर कर दिया जाता है, ऐसा मत किया करो। ठीक है, वेरी गुड। अपनी लड़की फिर भी बदमाशी करती, सोते रहती है क्यों? यहां से पानी का फ्लो आ रहा है, यहां पर वेलोसिटी v1 यहां से बाहर निकल रहा है v2। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को a1, इधर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को a2। बनाओ डायग्राम। ऑन है ना वीडियो? ठीक है, कितना मिनट में चला है? 23 हो चुका। यहाँ पर फ्लूइड का डेंसिटी ρ1 डेंसिटी है फ्लूइड का, यहाँ पर ρ1 और यहाँ पर फ्लूइड का डेंसिटी ρ2। अच्छा लिखवाना पड़ेगा, लेटेस्ट कंसीडरेशन नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? नॉन विस्कस फ्लूइड है, स्ट्रीमलाइन मोशन में है और दो पॉइंट को देख लिए जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, पानी का स्पीड अलग अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है और डेंसिटी अलग अलग है। पानी या फिर फ्लूइड जिसका भी बात हो रहा है, जल्दी से सेटअप करो जल्दी से। हाँ डेंसिटी अलग कैसे हो जाएगा? क्यों नहीं अलग हो सकता है? तो मटेरियल को पाइप के अंदर घुसा करके ना इस्तेमाल कर रहे हो, तो पाइप के साथ अगर पूरा कंसेप्ट ले रहे हो तो अलग हो जाएगा। अगर पाइप है, पाइप के अंदर पानी है, पाइप को अगर तुम कंप्रेस कर दिए, पानी दब गया तो डेंसिटी अलग अलग हो जाएगा, है ना? तो आप लोग खुद ही एक बहुत अच्छा बात बता दिए, यही मैं सुनना ही चाह रहा था एक्चुअली में। अभी दो चीज यहाँ पर माने हो, फ्लूइड को क्या क्या माने हो? नॉन विस्कस, स्ट्रीमलाइन। रहा सा कसर तुम खुद बता दिए, फ्लूइड फ्लो के समय डेंसिटी का वैल्यू सेम रहना चाहिए। प्रूफिंग कहते हैं तो अभी हम लोग अलग अलग करके करवा रहे हैं, बट ये क्लियर होना चाहिए कि फ्लूइड कहीं पर दबना नहीं चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। और टू बी प्रिसाइज क्लियर कट है, स्ट्रीमलाइन मोशन नॉन विस्कस के साथ साथ डेंसिटी फ्लूइड फ्लो का थ्रू आउट सेम रहना चाहिए जहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तुम यूज करोगे आज के बाद। ये तो मैं लिखा हूं ρ1 ρ2, बट एक बहुत काम का बात तुम खुद बता दिए हो, ये ρ1 ρ2 जो है वो एक्चुअली में सेम रहेगा। ठीक है, रहने के लिए अलग रह सकता है, बट आपको ये खेल खेलने के लिए, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए डेंसिटियां जो है वो तुमको सेम रखने का जरूरत पड़ेगा। ओके, तो आपकी बात भी सुन ली गई, अब तो मेरा बात सुनना और कुछ बताना।
पढ़े में तुम लोग भी ठीक हो, कुछ नहीं? नहीं, बहुत अच्छा, हीरो हो तुम। नहीं आंसर निकलता। चलो, तो आप थोड़ा बताओ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अभी तुम लोग बताए एरिया कम करने पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, ये तुम लोग अपने से बताया। और फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ये सब तो तुम बताए। एक्चुअल साइंस का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या लगता है, क्या कहना चाहते, मतलब क्या ऐसा होना चाहिए? स्ट्रीमलाइन भी है, इनकम्प्रेसिबल है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फिजिक्स के हिसाब से ऐसा कौन सा चीज है जो उस फ्लूइड फ्लो में सेम रहना चाहिए? फ्लूइड फ्लो पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड फ्लो के हिसाब से क्या सेम रहना चाहिए जिससे कि तुम ये अभी आंसर तुम लोग खुद बताए हो, एरिया कम करने पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो जा रहा है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है साइंस का जिससे कि ये पता चले आपको कि एरिया कम करने पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा? इस फ्लूइड फ्लो में क्या सेम होना चाहिए? प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर कभी भी सेम नहीं होगा। जो लोग प्रेशर कौन बोला आंसर इसको? आप बोले प्रेशर तो सबसे गलत आंसर में से है, मतलब सबसे गलत आंसर प्रेशर होगा, क्योंकि हम लोग 7th क्लास में पहली बार पढ़े फ्लूइड को फ्लो करने के लिए किस चीज का जरूरत है? फ्लूइड को फ्लो करने के लिए फ्लूइड कहां से कहां फ्लो करता है? बिना प्रेशर डिफरेंस के तो फ्लूइड फ्लो ही नहीं कर सकता। ये चलो तुम लोग खुद ही आंसर बता रहे हो, बढ़िया चीज बता रहे हो। बल्क प्रॉपर्टी तो मैटर ऐसा ही चैप्टर है, कुछ खुद का नहीं दोगे, अपना कुछ अपना इनपुट नहीं दोगे तो ऐसे टीचर लिखा के घर चला जाएगा, तुमको कुछ नहीं बनेगा। एक चीज तुम्हारा खुद का ही आंसर निकलना, प्रेशर डिफरेंस कंपलसरी होना चाहिए फ्लूइड फ्लो में। यहाँ कुछ कुछ लिख दिए क्या नहीं होना चाहिए। अब एक चीज खुद ही से दिमाग में रखना, प्रेशर डिफरेंस कंपलसरी है। प्रेशर डिफरेंस नहीं हुआ तो ये चैप्टर 4th चैप्टर हमको पढ़ना ही नहीं है, इसको बंद करो। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं तो फ्लूइड विल नॉट फ्लो, तो ये 4था चैप्टर हमारे काम का नहीं, उसको तुम बंद करके रख सकते हो। दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, 4था चैप्टर ही नहीं चलेगा फ्लूइड फ्लो, उसके लिए प्रेशर का डिफरेंस होना कंपलसरी है। ये तो तुम खुद ही बता दिए, बढ़िया बात बताए। कुछ और बताओ क्या लगता है? पानी का वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम थ्रू आउट सेम होना चाहिए। इसमें भी थोड़ा इफन पार्ट है, क्योंकि वॉल्यूम अगर सेम करने जाओगे, एरिया जो है वो ऊपर नीचे है, तो मोस्ट प्रोबेबली वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। डेंसिटी तो तुम बताए हो कि माने हो कि सेम है, डेंसिटी तो तुम मान लिए हो कि सेम है पूरा फ्लूइड फ्लो। तो डेंसिटी से कुछ बोलो, कुछ साइंस की बातें बताओ, क्योंकि यही बल्क प्रॉपर्टी का मैटर है। कुछ डिस्कशन नहीं करोगे तो मैं बस लिख दूंगा किताब से देख के, तो फिर तुम्हारा इनपुट नहीं आया तो मजा नहीं आएगा। अभी तक कुछ बताए हो, कुछ और बताओ। फ्लूइड फ्लो तुम खुद से सोचो, पाइप का पानी को सोचो। हाँ, ये मैं इनडायरेक्टली बताया, डायरेक्टली बता दो। कभी भी इस चैप्टर का न्यूमेरिकल ग्राफ मेंस एडवांस एचसी वर्मा का क्वेश्चन है तो पानी का फ्लो इन अ पाइप सोचते रहना, तुम्हारा क्वेश्चन बनते रहेगा, ठीक है। अथवा पानी का फ्लो जा रहा है, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा हो तो तुम बाद में करके चेक कर रहे थे, ऐसे क्या हो रहा है, उसमें क्या सेम रह जा रहा है पानी का फ्लो में? सोच के बताओ, नहीं सोच के बताए तो मैं बताऊंगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या, पानी फ्लो कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस से खुद ही फ्लो कर जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना कहीं। एनीथिंग, कुछ भी? टेम्परेचर एक्सटर्नल बहुत ज्यादा दूर का कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर से कहाँ एरिया वॉल्यूम लागू? नॉन विस्कस मानना है तो फिर वो भी गेम में नहीं है। वैसे सेम ही होता मोस्ट प्रोबेबली, बट मास। हाँ, अब कुछ बात आ रहा है क्या? मास। अब सुनना मेरा बात। एक्चुअली में जब स्ट्रीम, जब पाइप से पानी निकलेगा तो मास पर यूनिट टाइम, एक फिक्स टाइम पर कितना पानी निकला वो फिक्स होता है। यही होता है हमारा मतलब जो बेस है क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी का। मास का फ्लक्स, जब मोशन पाइप में से पानी निकल रहा है, घर का पाइप सोचो, पाइप में से पानी निकल रहा है तो एक फिक्स टाइम पे, टाइम अपने का तो फिक्स कर लो 2 सेकंड, मान लो 2 सेकंड। 2 सेकंड में जितना पानी उस पाइप में से निकल रहा है उसका मास निकालोगे, थ्रू आउट उस पाइप में वो जो मास आएगा वो सेम आएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ आया समझ में? क्या समझे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाने के लिए ये सब तो तुम माने हो, एक्चुअली में यहां पर वर्ड है मास फ्लक्स, ये फिर एक नया वर्ड आ गया। मास फ्लक्स इज मास पर यूनिट टाइम। ये एक फ्लूइड फ्लो का कंपलसरी है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जहां पर भी तुम आज के बाद साइंस में लगाने वाले हो वहां पर ये मास फ्लक्स, मास एक्टिंग पर यूनिट टाइम, वो सेम होना चाहिए थ्रू आउट पूरे फ्लूइड फ्लो में, तभी उस फ्लूइड फ्लो को हम लोग
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उसमें लग सकता है, तभी हम लोग मान सकते हैं, नहीं तो उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं लगेगा। क्लियर कट बात हो गई। तो बात हो रहा है मास का, तो अब मास कैसे निकालते हो? डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये साइड में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ, और मास एक्टिंग पर यूनिट टाइम, ये सब साइड में जरूर लिख लेना। लेंथ ट्रेवलिंग पर यूनिट टाइम को कहते हैं वेलोसिटी, तो ये हो गया डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, याद रहेगा ये किसका फॉर्मूला हो गया? मास फ्लक्स का। और जब जब मास फ्लक्स सेम ना रहे वहां पर तुम ये जो टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो अभी तक बहुत कुछ माने हो, फ्लूइड कैसा होना चाहिए? नॉन विस्कस, स्ट्रीमलाइन, कहीं दबना उबना नहीं चाहिए, नो सोर्स नो सिंक, अलग से पानी जोड़ना नहीं है और छेद करके पानी निकालना नहीं है, नो सोर्स नो सिंक, और उसका मास फ्लक्स पर यूनिट टाइम ये क्या होना चाहिए? ये सेम होना चाहिए। यहां पर आपको मास पर यूनिट टाइम आया कितना? डेंसिटी है ये इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये सेम होना चाहिए। तो अब बताओ एट पॉइंट ए एंड बी पर क्या क्या हो गया? एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, इन दोनों पे मास फ्लक्स कितना का? डेंसिटी एरिया वेलोसिटी, डेंसिटी था ρ1 A1 इज इक्वल टू, और अभी तुम खुद बताए हो क्या? डेंसिटी, ये अभी तुम खुद ही बताए हो, तो ये सेम रहने का वजह से ये दोनों कट जाएगा और ये आ जाएगा A1 V1, और इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ, और यही अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि एरिया इंटू वेलोसिटी का वैल्यू क्या रहेगा? एरिया इंटू वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर, यहाँ करते तो A3 V3 होता, यहाँ A4 V4 होता, यहाँ A5 V5 होता, यहाँ A6 V6 होता, वो सबका प्रोडक्ट जो है वो सेम रह जाता। और यही आप लोग थोड़ी देर पहले बताए थे कि एरिया को अगर कम कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी जो है, आप लोग देखे ना पाइप में एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, तो उसमें कौन सा इक्वेशन लगता है? यही A इंटू V बराबर कांस्टेंट, और इसी को ही हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इसको 100% अप्लाई अगर करना, अप्लाई मतलब न्यूमेरिकल बनाने की बात होती है, अगर अप्लाई एकदम करना है तो तुमको मेक श्योर करना पड़ेगा फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, सिंक नहीं होना चाहिए, और मास फ्लक्स सेम होना चाहिए, तब ही उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो होगा। ठीक है, जल्दी से लिखिए, लिखिए यहाँ तक। अब थोड़ा इसमें जो काम का बात है उसको कर लेते हैं, है ना। ये तो ठीक हो गया, A1 V1 बराबर A2 V2, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, फ्लूइड फ्लो में ऐसा ही होता है, पाइप का एरिया कम करोगे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ये तो हो गई बात। अब इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट निकालने हैं हम लोग, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पर नोट बना करके सब लिख लेना है, बात मत करो। मास फ्लक्स एक नया वर्ड है नहीं, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? दिस इज मास फ्लोइंग। अब उसको डिनोट किससे करें? तो इस चैप्टर में, अभी ये जो चैप्टर है उसमें हम लोग कई जगह पर स्मॉल m से ही करेंगे, कई जगह पर स्मॉल m से ही होगा, तो ये घबराना मत। स्मॉल m जो है वो मास एक्टिंग पर यूनिट टाइम का होगा, तो घबरा मत जाना, क्योंकि इस चैप्टर में आएगा फॉर्मूला m के फॉर्म में, तो वहां m वो नहीं होगा, वो मास एक्टिंग पर यूनिट टाइम होगा। अच्छा, इसी चैप्टर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस, ऑसिलेशन बॉय बोल करो, इसी चैप्टर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज रोल भी पढ़ेंगे। डायमेंशनली अगर m के जगह पर मास ही लिख दोगे, मास एक्टिंग पर टाइम दोगे, तो पूरा क्वेश्चन डायमेंशनली ही गलत हो जाएगा। डायमेंशन का काम आपको इस चैप्टर में पढ़ने वाला है, तो इस पूरे चैप्टर में मैं स्मॉल m जहां जहां पर यूज करूंगा, मैं नहीं, आपके किताब में भी वो मास का नहीं होगा, वो मास फ्लक्स का होगा। पहला दिस थिंग्स रिमेंबर में ये, फिर तुम गड़बड़ाओगे पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इतना तो फरवरी चल रहा है 11th का, इतना तो आपको आइडिया है, मास पर यूनिट टाइम के जगह मास लोगे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, इतना तो आइडिया है ही आपको। पहला चीज ये। दूसरा नंबर इसमें हमें याद करना है कि ये आया क्या? ρ1 A1 V1 बराबर ρ2 A2 V2, ये किसके बराबर? ये क्या था एक्चुअली? मास पर यूनिट टाइम, जो कि मास फ्लक्स के ही बराबर था। यही मास फ्लक्स ही था ना, ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। तो और इसमें तुम लोग खुद बताए कि ρ1 और ρ2 बराबर था, तो ये क्या हो गया? दिस इज ρ A1 V1 इक्वल टू ρ इक्वल टू m। ये मास नहीं है, मास फ्लक्स है, इससे A1 V1 बराबर A2 V2 ये यूज होगा इस पूरे चैप्टर में।
A1 V1 बराबर क्या हो गया, m बाई रो। m मास नहीं है इसमें, मास फ्लक्स है, पर यूनिट डेंसिटी, ये एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, थोड़ा इधर उधर करने पर गलत गलत आ जाएगा सब, ठीक है। तो ये मास फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ, m से डिनोट कर रहे हैं, ये मास एक्टिंग पर यूनिट टाइम है, और मास फ्लक्स रो ए वी के बराबर है, डेंसिटी ए इंटू वी, दिस इज मास फ्लक्स, मास एक्टिंग पर यूनिट टाइम। और ये जो तुम किए हो A1 V1 बराबर A2 V2, ये सिर्फ सिक्का का एक पहलू है, थ्रू आउट खींचने के लिए ये A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर m बाई रो याद होना चाहिए, और m इसमें मास नहीं है, मास फ्लक्स है, ये याद होना चाहिए, नहीं तो सब लेनी के देनी पड़ जाएगा एक चैप्टर में, इतना मेहनत करके क्वेश्चन उल्टा पुल्टा ही बन जाएगा। दो चीज हो गया, इधर आ रहा है ना पूरा लिखने में। और जो तीसरा चीज हमको याद करना है वो एरिया इंटू वेलोसिटी के बारे में ही याद करना है। एरिया इंटू वेलोसिटी अभी तुम बोल तो दिए कांस्टेंट है, बट आखिर ये है क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी बराबर क्या होता है, लेंथ बाय टाइम, और एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग फ्लो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो ये जो A इंटू V जो तुम लिखे हो, जो कि मास एक्टिंग, मास नहीं है, मास फ्लक्स एक्टिंग पर यूनिट डेंसिटी है, वो एक्चुअली में फ्लूइड के फ्लो रेट के बराबर, Q फ्लो रेट एरिया इंटू वेलोसिटी और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को कहते हैं। सारा वर्ड इसमें ऊपर नीचे हो जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, इसलिए थोड़ा संभाल के निकालना होगा। फिर से बताऊं कि आगे समझ में, एरिया इंटू वेलोसिटी था ना, वेलोसिटी मतलब लेंथ बाय टाइम, एरिया ऑफ बेस, ये सब डायमेंशनली है। एरिया इंटू लेंथ करोगे तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, अगर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को हम लोग फ्लो रेट से डिनोट करते हैं। फ्लो रेट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जो कि A इंटू V के बराबर है। तो A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर मास फ्लक्स पर यूनिट डेंसिटी बराबर फ्लो रेट, ये है पूरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और सिर्फ फ्लक्स, मास फ्लक्स इसके बराबर, तो A V रो के बराबर है। और मास फ्लक्स सेम अगर होगा, मास सेम नहीं, फ्लूइड फ्लो में मास फ्लक्स अगर सेम होगा, फ्लूइड नॉन विस्कस होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, तभी जाकर के ये सब लगाना। और इन सबको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग अगले क्लास में बर्नौलीज थ्योरम में। आप लोग कहीं से नाम सुनकर आए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे। सीधा इसके बाद वो ओवरफ्लो हो जाएगा, इन सब का यूज आपको सीधा बताऊंगा बर्नौलीज थ्योरम में, ठीक है। तो इन सबको लिख लो और यहीं तक रहेगा आज का क्लास।